is brought to you by Kuku FM. Download the app now. आज शुरुआत करेंगे एक लड़के की कहानी से जो बहुत छोटा था। अविभाजित भारत में पैदा हुआ, महज 9 साल का था जब पार्टीशन देखा, खून खराबा देखा, मारकाट देखी। और उस छोटी सी उम्र में इस लड़के ने ये फैसला लिया कि मैं अपने लिए एक ऐसा प्रोफेशन चुनूंगा जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा, उन्हें खुशी देगा, दर्द नहीं देगा। महज 6 महीने का था शायद जब पिता की मृत्यु हो गई। गरीबी में जीवन बिताया कुछ उम्र तक, और पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होते थे, किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, पर पढ़ाई के लिए जुझारू था। न्यूज़पेपर डेली पढ़ता था, सेंट्रल लाइब्रेरी जाकर किताबें लेकर आता था। ये वही लड़का था जिसने हम जैसे, मुझ जैसे, आप जैसे कितने लोगों को बहुत खूबसूरत किताबों का तोहफा दिया, जिन्होंने चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, श्रीमती जी जैसे बहुत खूबसूरत कॉमिक्स को हम तक पहुंचाया, जो बाद में फादर ऑफ इंडियन कॉमिक्स के नाम से जाने गए। मैं बात कर रही हूँ प्राण कुमार शर्मा की। नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं किताब वाला। दुर्भाग्यवश प्राण सर अब इस दुनिया में नहीं, पर उनकी लेगेसी को आगे लेकर जा रहे हैं उनके बेटे निखिल प्राण, एंड आई एम सो थैंकफुल दैट यू टुक आउट टाइम और आज आप स्टूडियो आए हमसे बात करने। नमस्ते सर, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। थैंक यू। दी ललन टॉप के किताब वाला की हुई है कुकू एफएम के साथ साझेदारी। यहाँ आप सुन सकते हैं बहुत सी ऑडियो बुक्स। ललन टॉप के दर्शकों के लिए खास ऑफर, प्रोमो कोड LT50 का कीजिए इस्तेमाल और पाइए कुकू एफएम के प्रीमियम सब्सक्रिप्शंस पर छूट। तो सबसे पहला सवाल मेरा ये कि इतनी प्यारी लेगेसी आप आगे लेकर जा रहे हैं, तो काफ़ी क्लीशे है, बट हाउ डिफ़िकल्ट और ईजी डू यू थिंक, कितना मुश्किल या आसान है इस चीज़ को आगे लेकर जाना? बिकॉज हमारी सबकी उम्मीदें बन गई, एक पेडेस्टल सेट कर दिया चाचा चौधरी ने और बाकी कॉमिक्स ने जो प्राण सर ने क्रिएट की थी। तो कितना आसान या कितना मुश्किल है सर के जाने के बाद खासकर? मैं इस फैमिली में बचपन से पैदा हुआ हूँ और मैंने बचपन से ही कॉमिक्स में ही पला बड़ा हूँ। तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं थी। मैंने बचपन से ही देखा कार्टून्स, कॉमिक्स। सबसे पहले चाचा चौधरी लोटपोट में आता था, और जब आप लोग पढ़ते थे तो मैं भी पढ़ता था। उसके बाद बाकी सारे न्यूज़पेपर्स में कॉमिक्स छपती थी, चाचा चौधरी, बिल्लू, पिंकी, रमन, श्रीमती जी, चन्नी चाची। तो इनको भी आप लोगों की तरह मैं भी बड़ा ही हुआ हूँ पढ़ के। हाँ, खासियत ये थी कि सबसे पहले मैं था पढ़ने वाला, क्योंकि जिस दिन प्राण जी अपनी कॉमिक बनाते थे तो शाम को आई वॉज द फर्स्ट रीडर टू रीड हिज कॉमिक, एंड आई वॉज हिज बेस्ट क्रिटिक ऑल्सो, कि उनको मैं कहता था ये आइडिया अच्छा है, ये आइडिया अच्छा नहीं है, क्योंकि मेरे को अपने बचपन में उनकी सारी कॉमिक्स याद थी, एक एक कॉमिक जो वो बनाते थे सारी याद थी। तो वो मेरे से पूछते थे, यार ये आइडिया मैंने पहले कभी बनाया है या नहीं बनाया? तो मैं कहता था हाँ ये बना हुआ है, ये अब रिपीट नहीं हो सकता। तो वो फिर कुछ और करते थे। तो आई वॉज हिज फर्स्ट रीडर ऑफ हिज कॉमिक्स बचपन से ही, ऑलवेज। और वहीं से मेरे को कहीं ना कहीं एक शौक भी पैदा हुआ कॉमिक्स का। एक कॉमिक्स की दुनिया, एक वर्चुअल दुनिया जिसको हम कहते हैं, जिसके अंदर जो पात्र हैं वो चाचा चौधरी और काल्पनिक हैं, लेकिन फिर भी वो हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए हैं। तो ये एक बहुत, और उसके अंदर हम एक हास्य, जो हमारी अपनी सोसाइटी के अंदर एक हम हास्य पैदा करते हैं अपने कॉमिक्स के थ्रू, जिसको आप पल भर के लिए पढ़ के आपको अच्छा लगता है। यही कॉमिक्स की दुनिया है, और इसीलिए मेरे लिए इतना इमोशनल है। मैं बता देती हूँ व्यूअर्स को कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो ये देख रहे होंगे और मेरे जैसा ही फील कर रहे होंगे एग्जैक्टली। तो जब सर ने इंटरव्यू के लिए हाँ की थी, एक तो दिखते बिल्कुल आप प्राण सर जैसे, जाहिर है उनके बेटे हैं, बहुत ही फुद्दू बातें कहने के लिए, बट मैं बैठी हूँ यहाँ सामने और मेरे लिए मैं बहुत इमोशनल हो रही हूँ, बिकॉज दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई चाइल्डहुड। मुझे अभी भी याद है, या तो हम लोग जब ट्रेन से ट्रैवल करते होते थे तो मम्मी पापा या तो पहले लाके रख देते थे चंपक, चाचा चौधरी, नहीं तो रेलवे स्टेशन पर स्टॉल होते हैं और मैं दौड़ के वहाँ जाती थी, मुझे ये वाली उठानी है। तो और आज सर मेरे लिए बाकायदा बहुत सारी कॉमिक्स लेके आए हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ को लेके। आपने
हंसी वाले पार्ट की बात की, हास्य जो जी। इंट्रोड्यूस करते हैं, और जितने इंटरव्यूज मैंने प्राण सर के देखे हैं उनमें वो बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालते थे, बहुत एम्फेसाइज करते थे इस बात पर कि सेंस ऑफ ह्यूमर होना चाहिए, बीमार नहीं पड़ोगे, खुश रहोगे हमेशा। जी जी। तो वो असल ज़िंदगी में क्या कितना बड़ा पार्ट था उनकी लाइफ में। आप कैसे हैं? डू यू हैव अ सेंस ऑफ ह्यूमर? डू यू फाइंड योरसेल्फ फनी? प्राण जी अपनी लाइफ में बहुत ही सिंपल और बहुत सीरियस इंसान थे। उनके बहुत कम दोस्त थे। वो अपनी ज़िंदगी बहुत सादगी से बिताते थे। उनका यही आदर्श था कि अपनी लाइफ को इतना कॉम्प्लिकेट मत बनाओ। लाइफ वैसे ही बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल है। अपनी लाइफ को वो सबको कहते थे कि डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। आप जितनी सादगी से रहोगे, अपनी लाइफ को जितना सिंपल रहोगे, उतना यू विल बी हैप्पी। और वहीं से ही कुछ ना कुछ अपना हास्य या हंसने की आप अपनी कहीं ना कहीं आप कोशिश करें, क्योंकि लाइफ में इतनी ज़्यादा सिचुएशंस हमारी ऐसी हैं कि कंफ्यूजन है, प्रेशर है, और आज की जो जनरेशन है उसके अंदर तो वैसे ही टाइम नहीं है बिल्कुल भी। तो थोड़ा पल भर के लिए थोड़ा सा तो हंसने का मौका जरूर मिलना चाहिए। तो सर एक बात ऑनेस्टली बताइए कि क्रिएटिविटी से घिरा हुआ बचपन था आपका, आप जी। उसके आसपास बड़े हुए, जी जो चीज़ें हम एक्सपीरियंस कर कर या देख कर बड़े होते हैं वो प्रभाव डालते हैं, हम पर असर डालते हैं। आपको आपके फादर की पर्सनालिटी ने कैसे गढ़ा है, और जिस क्रिएटिविटी के आप आसपास बड़े हुए उसने कितना बड़ा रोल प्ले किया? मतलब क्या ये मैं सेंटेंस आगे बोलकर कंप्लीट करके मैं नहीं चाहती मैं ओपिनियन फॉर्म करवा दूं और आपकी आंसर इफेक्ट हो जाए, बट हाउ डू यू सी मेरी अपनी पर्सनैलिटी, मेरे आदर्श प्राण जी हैं, टू बी वेरी फ्रैंक। जो उन्होंने अपने लाइफ में देखिए, मैं सबको ये कहता हूँ कि हर इंसान अपनी लाइफ में क्या चाहता है? खुशी, नेम, फेम एंड मनी। प्राण जी ने वही तो अचीव किया है, तो हम सब उसी के तो पीछे भाग रहे हैं। तो उन्हीं के जो आदर्श हैं, उन्हीं के जो आइडल्स हैं, मैं उन्हीं को ही देख के, जिन मैंने इतना क्लोजली फॉलो किया है लाइफ में, मैं उन्हीं को ही फॉलो करता हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग माई लाइफ। आप उनके फर्स्ट ड्राफ्ट को आप रीड करते थे, जी। जाहिर है कि आप और सर फादर सन डुओ है, बहुत अच्छा और बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप था आपका अपने फादर के साथ। आपके हिसाब से सर को इतनी क्लैरिटी क्यों थी? जैसे आप कह रहे थे वो बहुत पर्टिकुलर थे चीज़ों के बारे में, कम दोस्त थे, बहुत सिंपल लाइफ लीड करते थे, ये रवैया था चीज़ों के प्रति। तो बात होती होगी आपसे, आपको सिखाते होंगे जब, तो आपको क्यों लगता है कि जब हम प्राण साहब की बात करते हैं तो इतनी क्लैरिटी थी उनमें, और एट द सेम टाइम फनी भी थे, क्योंकि जो हमें कॉमिक्स में देखने को मिलता है। जी जी जी, वो बहुत ज़्यादा सोसाइटी को ऑब्जर्व करते थे। हमें बताते थे कि जब वो शुरू में जब कॉमिक्स बनाते थे तो कई बार, क्योंकि कॉमिक्स का जो ह्यूमर है वो सोसाइटी से ही मिलता है, इंडियन सोसाइटी से ही मिलता है, और कई बार शुरू में वो डीटीसी बस में वैसे ही निकल जाते थे, और ही वॉज ऑब्जर्वेंट ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ द डीटीसी बस, केवल एक्सपीरियंस के लिए, वहाँ से ह्यूमर निकालने के लिए। और जो ये ह्यूमर जो है हमारे इर्द गिर्द ही है, सिर्फ हमें उसको देखना आना चाहिए। हमारे जो सोसाइटी है, श्रीमती जी के अंदर जो सेल लगती है, लेडीज़ की सेल, वो आज भी हम एक्साइटेड होते हैं कि कब सेल लगेगी। या बच्चों के अंदर जो ह्यूमर है, या कभी किसी ऑफिस के अंदर जो टेंशन होती है, उसके अंदर जो बॉस का और हमारा जो एक ह्यूमर, एक तकरार रहती है, उसके अंदर भी कहीं ना एक ह्यूमर है। तो यहाँ अपनी एक फैमिली के अंदर एक ह्यूमर आता है। तो वहीं से ही उनके हर एक पात्र पैदा हुए। चाचा चौधरी पैदा हुआ, साबू हुआ, बिल्लू, पिंकी। बिल्लू जो है उन्होंने मेरे ऊपर ही बनाया। अरे ये मुझे नहीं पता था। जी, तो और उसके बाद पिंकी, श्रीमती जी, चन्नी चाची, रमन एक गवर्नमेंट ऑफिस का जो एक करेक्टर था, जो टिपिकल गवर्नमेंट सर्वेंट जिसको कहते हैं, उन्हीं के अंदर से ह्यूमर जो निकलता है वही था। आप उनकी कॉमिक्स अगर पढ़ेंगे या आज भी जो हम लिखते हैं, तो वहीं से, सोसाइटी से ही, हमें इंडियन सोसाइटी से ही
थोड़ा हंसाने का मौका मिलता है। और काफी ओपन होके वो बताते भी थे बिल्कुल। कि ये रिलेटेबल इसीलिए है क्योंकि मैंने आम जिंदगी से उठाए कैरेक्टर्स। चाचा जैसे बिल्लू वाली चीज मुझे नहीं पता था कि आपसे जी, इंस्पायर्ड जी, था वो कैरेक्टर। चाचा चौधरी और साबू की कैरेक्टर इंस्पिरेशंस के बारे में कुछ बताइए सर। क्या आप जानते हैं कोई था या जिससे आप रिलेट नहीं, ऐसा नहीं था। चाचा चौधरी और चाचा चौधरी का जो उनकी सोच, जिस किससे चाचा चौधरी उन्होंने बनाया सोच के, वो कन्फ्यूशियस से बना था। कन्फ्यूशियस वाज फेमस फॉर हिज ब्रेन। ऑफ कोर्स। और प्लस जो हम इंडियंस हैं, इंडियन जो हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदुस्तानी अमेरिका जाके अपने दिमाग से हम नंबर 1 बनते हैं। आज की डेट में जितनी भी टॉप की वर्ल्ड की कंपनीज हैं, दे आर रन बाय इंडियंस। यही चाचा चौधरी है। आप और हम चाचा चौधरी हैं। अरे सो नाइस सर, ये तो बहुत खुश कर दिया इस चीज ने। हम सबके दिमाग कंप्यूटर से तेज चलते हैं। जी। आई रिमेम्बर दैट एस्ट्रिक्स। मेरा अगला सवाल है सर कि 1981 को मैंने जितने इंटरव्यूज सर के दिए, जितना मैं जान पाई उनके बारे में, 1981 में ऐसा हुआ था कि डायमंड मैगजीन प्राइवेट लिमिटेड के जो एमडी थे नरेंद्र सर, वो प्राण सर के पास आए थे कि अब जो तुम्हारा न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन में जो छोटा मोटा पब्लिश हुआ है, उनको कंपाइल करके किताब मतलब कॉमिक का फॉर्म देते हैं, कॉमिक्स बनाएंगे उस पर। तब उसके वो एमडी थे और अब डायमंड टून्स की बागडोर आपके हाथ में है। तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, कब हुआ सर? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। प्राण जी और चाचा चौधरी एक ही हैं, तो मैं इसको उस ढंग से शुरुआत करूंगा कि चाचा चौधरी, जिसको हम सब कहते हैं कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज है, मैं सबको ये कहता हूं कि जिसने चाचा चौधरी का इजाद किया उसका दिमाग कंप्यूटर से तेज है, तो वो है प्राण जी। प्राण जी की एक और खासियत थी कि ही वॉज अ फ्यूचरिस्टिक। वो अपनी टाइम से बहुत आगे की सोचते थे। उस टाइम उन्होंने, ही वॉज द फर्स्ट कार्टूनिस्ट ऑफ इंडिया जिन्होंने सिंडिकेशन शुरू किया, सिंडिकेशन ऑफ कॉमिक्स। सिंडिकेशन ऑफ कॉमिक्स का मतलब है कि एक कॉमिक हम 10 न्यूज़पेपर्स में सिंडिकेट करते थे। उस टाइम फोटोकॉपियर भी नहीं होते थे, फिर भी वो 10 सेम कार्टून को हाथ से बना के अलग अलग न्यूज़पेपर्स में भेजते थे 1960s में, जिसने सोचा भी नहीं था। उसके बाद उन्होंने कॉमिक्स का, उन्होंने ये देखा, उनके बहुत दोस्त थे अमेरिका में, उन्होंने ये देखा प्राण जी ने कि अमेरिका में ये जो कॉमिक बुक्स हैं वो मिलियंस में बिकती हैं उस टाइम। तो वो ये आइडिया लेके हर पब्लिशर के पास जाते थे कि मैं आपको कॉमिक बुक बना के दूंगा जो कि अमेरिका में मिलियंस में बिकती है, वो इंडिया में ही बिकेंगी। अनफॉर्चुनेटली जो पब्लिशर्स थे, दे कुडंट रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दोज कॉमिक्स। आई स्टिल रिमेंबर जब नरेंद्र जी डायमंड कॉमिक्स के हमारे पास आए थे, आई वॉज वेरी यंग, आई स्टिल रिमेंबर दैट डे। वो आए थे तो कहीं ना कहीं एक फ्यूजन होता है। जब आप 10 लोगों से मिलते हो तो एक फ्यूजन होता है कि हाँ जी मेरा ये आइडिया है, और उनकी भी एक लाइकिंग थी कि हाँ जी हम कॉमिक्स छापें, और नाउ इट इज़ हिस्ट्री। सो हाउ कम द ट्रांजिशन? उसके बाद जो बाद में आते गए लोग, क्योंकि नाउ तो आई थिंक डायमंड टून्स कम्प्लीटली आपके अंडर है, इट इज अंडर प्राण सर्स फैमिली। तो वहाँ से अगर मैं एक्विजिशन की बात करूँ कि वहाँ से, और जब आप एक हिस्सा बनते हैं उसका बहुत अहम, और वहाँ से उस कंपनी को ही ओन कर लेना, इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी और काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है अपने आप में। तो उसके बारे में कुछ बताइए सर। प्राण जी और डायमंड कॉमिक्स या डायमंड टून्स ले लीजिए, ये सारे एक ही हैं, और मेरे ख्याल से इसकी जो जर्नी रही है बहुत अच्छी रही है। जो हमारी पहली कॉमिक ही जब निकली, जो प्राण जी का विजन था, तो जो एक फर्स्ट जो कॉमिक निकली चाचा चौधरी अंतरिक्ष में, वो इतनी पॉपुलर हुई, लोगों को इतनी लाइक आई उसकी, कि उसके बाद हम हर महीने एक एक नई नई कॉमिक बनाना शुरू करें, स्टेप बाय स्टेप। वो जर्नी के बाद 100वां इशू आया, तो पब्लिशर ने कहा कि प्राण जी कुछ धमाका होना चाहिए। वहाँ से राका पैदा हुआ। अच्छा, उससे राका पैदा हुआ, तो राका का एक हमने एक कैरेक्टर बनाया जिसके अंदर राका अमर है, वो कभी भी मर नहीं सकता।
और कॉमिक्स जो आपके हर जना जो पॉपुलर जिनको लाइकिंग है चार चौधरी, बिल्लू, पिंकी की, हमने इतने माइलस्टोन्स करे कि हर 100वां इशू जो था कॉमिक्स का वो राका का इशू बनता गया। कॉन्शियसली इस चीज का ध्यान रखा था इस चीज का ध्यान रखा कि उसके बीच में कोई राका का इशू नहीं आता था। अच्छा। एवरी 100th इशू वाज ऑफ राका और लोग वेट करते थे कि कब 100वां इशू आएगा। तो एक बहुत अच्छी जर्नी चली। एक सवाल मैं अभी ऑन द स्पॉट, क्योंकि जब भी हम सर की बात कर रहे हैं तो आप उन्हें प्राण जी, यूजुअली जब हम अपने फादर की बात करते हैं तो पिताजी पापा ऐसे करके एड्रेस करते हैं। क्यों ये स्पेसिफिसिटी क्यों सर? मतलब एक बहुत दिल में बहुत रिस्पेक्ट है किसी इंसान की, वो मेरे पिताजी हैं। तो इसलिए प्राण जी। पापा या पिताजी करके आप एड्रेस नहीं कर रहे, इसलिए मैंने सोचा मैं पूछ लेती हूँ आपसे। कभी मैं इतना खुला नहीं, मतलब कि भाई मैं इतने क्लोजली कि भाई एक उनको बहुत इतने क्लोज करूं, एक रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं है दिल में। घर पे कैसे एड्रेस करते थे सर? क्या बुलाते थे आप? कुछ नहीं बस वैसे ही बात हो जाती थी और बातें हो जाती। रिमेम्बर एड्रेसिंग हिम एज पापा, डैडी? नहीं, मैं थोड़ी हिचक करता था। सही में सर? बिल्कुल। अच्छा, तो बिल्लू का कैरेक्टर तो हमें पता चला कि आपसे इंस्पायर्ड है और जाहिर है कि जो अपना बच्चा होता है वो बहुत ऐसे डियर होता है। सर का फेवरेट कैरेक्टर कौन सा था इन सभी कॉमिक्स को अगर हम उठाएं? और आप अपना भी बताइए, आपका फेवरेट कौन सा है कैरेक्टर? देखिए, मेरे को, मैं अपने से लेता हूँ, मेरे को आज भी रमन बहुत अच्छा लगता है। उसका जो एक ह्यूमर है बहुत दिल से बना हुआ है और बहुत आज भी प्रैक्टिकल है। जो उसका जो ह्यूमर है रमन का, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है। आप सबको लकीली चार चौधरी बहुत पॉपुलर हुआ, बहुत अच्छा लगा इसकी कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन वो हुआ। और जबकि चाचा चौधरी का जो मैं आपको बताऊं कि इट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी जिससे वो शुरू हुआ कि भाई हमने लोटपोट में छपता था हर हफ्ते, इट वाज अ वीकली कॉमिक, और प्राण जी हर हफ्ते एक कॉमिक बना के एक स्टाइल उनका तैयार हो जाता था और वो जाके लोटपोट में दे देते थे। अब ये कैसे पॉपुलर हुआ, लोगों को पसंद आने लग गया, ये बिल्कुल भी, ये तो आप लोगों की रिलेटेबल है सर। जैसे आप कह रहे हैं रमन का कैरेक्टर भी शायद आपका फेवरेट है। ये मेरा अपना फेवरेट है। हाँ, तो लोगों को पसंद, चाचा चौधरी ज्यादा पॉपुलर हुआ, लाइकिंग चाचा चौधरी की हुई। आज भी लोग चाचा चौधरी के नाम से, मुझे गर्व है कि लोग जानते हैं। तो वो अपने आप पॉपुलर हुआ। प्राण जी को मेरे को लगता है कि श्रीमती जी का जो कार्टून कैरेक्टर है वो लेडीज को थोड़ा ज्यादा ऑब्जर्व करते थे। वो श्रीमती जी के अंदर भी जो ह्यूमर है वो बहुत अच्छा है। तो वो कई बार कहते थे कि यार श्रीमती जी पे टीवी सीरियल बनना चाहिए तो वो कई बार कहते थे। और जबकि सीरियल जो हुआ, एनिमेशन सीरीज हुई और जो पॉपुलैरिटी हुई, वो इतनी लोगों ने जो हमें लाइक किया, वो चाचा चौधरी से किया। और भी थे लेकिन एक हिरार्की आ गई। मुझे याद है मेरे घर पे सरिता आती थी, मेरी मम्मी, मौसी, चाची, ये लोग पढ़ते होते थे और हमें फर्क नहीं पड़ता था क्या है, क्योंकि श्रीमती जी वाले वो 2 पन्ने उठा के देख लें। जी सर, पर श्रीमती जी से रिलेटेड एक इंसिडेंट था कि वो बिना सर की परमिशन के उसके लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर करा लिया था सरिता मैगजीन ने। क्या था सर वो किस्सा पूरा? दैट वाज एन अनफॉर्चुनेट थिंग। देखिए, मैं आज भी इंडिया के अंदर जो कॉपीराइट लॉ और ट्रेडमार्क लॉज हैं वो हैं, और मेरे को लगता है कि हर ऑथर को ये लॉज पता होने चाहिए। और उसी से ही प्राण जी ने ये शुरू से ही ये जो अपने राइट्स हैं वो अपने पास रखें। वो जैसे मैंने कहा कि वो पढ़ने में बहुत ज़्यादा थे और अपने राइट्स को बहुत प्रोटेक्ट करते थे। शुरू से ही उन्होंने अपने कॉपीराइट लॉयर, उनके बहुत अच्छे लॉयर थे, उनके साथ एक बहुत अच्छे रिलेशन थे और उन्होंने अपने एक जो कैरेक्टर है वो कॉपीराइट करा। जब एक चीज़ पॉपुलर हो जाती है तो दिल से लग जाती है, मतलब दिल एकदम। तो मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं पब्लिशर भी शायद उनको बहुत क्लोज जुड़ गए थे, जबकि वो अपनी नहीं थी।
और सर के नाम पे ही जाती थी मैगजीन, नाम पे जाती थी। फिर भी मैं लीगली बोलूँगा कि लीगली हमारी थी, लेकिन हमने कभी कोई डिफरेंसेस नहीं करे, लेकिन लीगली हमारी चीज़ थी, पेपर वर्क सब हमारा था। तो जब कोई ऐसा डिफरेंस आया तो ऑब्वियसली एक लीगल केस हुआ जिसके अंदर जज ने हमारी तरफ ही वर्डिक्ट किया श्रीमती जी का, और जो चीज़ है वो तो सामने ही है। तो इसीलिए सिर्फ मेरे को लगता है कि एक इमोशनल टच आ जाता है जब कोई चीज़ पॉपुलर हो जाती है, और हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई जुड़ना चाहता है, हर कोई जुड़ना चाहता है। फुल क्रेडिट भी मिल जाए तो कोई, जी हाँ, हर कोई चाहेगा सर, जाहिर है। उस टाइम टेंशन थी सर घर में, या ये बहुत मैं देखता था कि मैं एक और चीज़ बताऊं कि प्रांजी की एक खासियत है। मैंने 2014 के बाद 2013 में प्रांजी पापा की डेथ हुई, तो उसके बाद मैंने पूरा काम संभाला। मैंने जो अपना ऑब्जर्व किया है वर्ल्ड ओवर एज अ कार्टूनिस्ट, एक कार्टूनिस्ट सिर्फ एक ही कार्टून बनाता है वर्ल्ड ओवर। आप कोई भी ले लीजिए, उनके पास जितने, इंटरनेशनल कार्टूनिस्ट को भी जानता हूँ, पापा के थ्रू भी जानता हूँ, इंडिया में भी हैं, वो अपना एक ही कार्टून एक ही कैरेक्टर के साथ ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड काम करते हैं। लेकिन मैंने प्रांजी को देखा, हु वाज वन मैन शो, अ टीम ऑफ कार्टून्स जो एक आदमी खुद सिंगल हैंडेडली बनाता था। इट इज अ रियली अ मिरेकल। इट इज, ये मैं दुनिया को बताना चाहता हूं। दैट इज अ डिफरेंस। पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा जना नहीं है, एंड वी इंडियंस शुड बी प्राउड ऑफ इट। ऑफ कोर्स वी आर सर। तो यहां से प्रांजी जो हैं, सॉरी आपका क्या है? सर यही सवाल कि जब ये केस चल रहा था तो आप बता रहे थे कि टेंशन बहुत थी। हाँ, घर पे। तो वो इतना डेडिकेटेड थे, उनके अंदर जो नेचर था वो इतना डेडिकेटेड थे। तो जब ये केस हुआ तो भी टेंशन थी कि कहाँ एक पब्लिशर, इतना बड़ा पब्लिशर, और कहाँ एक सिंगल आदमी। बट इंडियन लॉज ऐसे हैं कि जो चीज है जिसकी है वो वही है। इंडियन लॉज आर वेरी नाइस। तो ये मैं एक एग्जाम्पल सेट करना चाहता हूँ कि चाहे आदमी जो भी जितना मर्जी बड़ा हो, लेकिन अगर राइट्स आपके हैं तो वो आपके ही रहेंगे। सर यूजुअली ऐसा होता है कि यूजुअली क्या मतलब आपके फादर हो गए, मेरे फादर हो गए, हम सबको लगता है हमारे पापा तो सुपर हीरो है। आपके पापा फेमस वाले सुपर हीरो थे, तो इसने मतलब हाउ वाज दैट फीलिंग? डू यू रिमेंबर आप कितने साल के थे जब आपको पता चला कि पापा तो हॉटशॉट है भाई, बहुत फेमस है, ही मेक्स कॉमिक्स? मैं आपको बताऊं कि जब मैं स्कूल में था तो हमारे टाइम में क्या होता था कि जो पेरेंट्स होते थे वो दो ही होते थे, 3 टाइप के पेरेंट्स होते थे। टाइप्स? एक तो या तो डॉक्टर या इंजीनियर या सर्विस में जॉब कर रहे थे, इसके अलावा और कोई नहीं था। तो जब मैं अपने दोस्तों को बोलता था कि मेरे फादर कार्टूनिस्ट हैं, कहते हैं अच्छा। उस टाइम धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चाचा चौधरी थोड़ा पॉपुलर हो गया था, थोड़ा थोड़ा लोटपोट में लोगों ने देखना, कॉमिक्स आने शुरू हो गए थे। तो पहले तो वो क्यूरियस थे, उसके बाद वो कहते थे यार वो साबू जो है वो तुम्हारे घर रहता होगा, तो वो कैसे रहता होगा? तो बड़ा आदमी। तो मैं कहता यार वो हमारे पीछे है जगह, वहाँ पे रहता है। तो उनके वो बहुत जिज्ञासा होती थी, जबकि मेरे लिए नॉर्मल चीज़ थी। Of course. और बचपन में गर्मियों की छुट्टियों में जैसे मेरा जो होता था एक छोटे बच्चे की तरह कि यार दोस्त आए हैं मेरे घर पे तो चलो क्रिकेट खेलें, गेम्स खेलें, इंडोर आउटडोर। उस टाइम तो यही था, कोई वीडियो गेम्स नहीं होते थे। तो वो हमारे इतनी अलमारियां होती थी कॉमिक्स की, और वो बिना मेरे को तो साइड कर देते थे, खेलते कुछ नहीं थे और कॉमिक्स पढ़ना शुरू कर देते थे। तो मेरे को इतना बुरा लगता था कि मैं मतलब उनको कभी घर नहीं बुलाना, मैं उनके घर जाता था। सर से मिलते थे आने के बाद कि हाँ वो मिलते थे। उस टाइम नॉर्मल था, कोई ऐसा नहीं था। लेकिन जो मैंने आपको कहा कि स्कूल में जो मैं उनको कहता था कि मेरे फादर कार्टूनिस्ट हैं, तो वो
लाइटली लिया जाता था। एक क्यूरियोसिटी होती थी कि यार हाँ, ये क्या है, होता क्या है, हाँ। क्या है। सर कार्टूनिस्ट होना तो आज की तारीख में भी नॉट एवरीबॉडी इज अ कार्टूनिस्ट, वी हैव वेरी जेम्स कह लीजिए उन्हें, बहुत एक रेयर प्रोफेशन है। क्रिएटिविटी आज के टाइम में तो फिर भी पुश मिल रहा है, लोग बात कर रहे हैं, प्रोत्साहन मिल रहा है। हम उस एरा की बात कर रहे हैं जहां लोग कहते थे कि भाई वो भेड़ चाल वाला हिसाब है सर, कि जो सेफ रास्ता ना उसे अपनाइए, पढ़िए लिखिए, नौकरी पकड़िए, बात खत्म। बिल्कुल। और उस एरा में ये रिस्की भी था और ये तो शायद गॉड गिफ्ट था सर, ट्रेंड भी नहीं थे एंड यूज्ड टू ड्रॉ सो ब्यूटीफुल। तो आसपास वालों का, घर वालों का रिएक्शन, आपके दादाजी दादी, मैम का रिएक्शन, मतलब आपकी मॉम का रिएक्शन क्या था इस चीज को लेकर? क्योंकि वो पैशनेट भी बहुत थे इस चीज को लेकर, और सक्सेस एकदम से नहीं मिली, बहुत बाद में आई थी। सक्सेस नहीं मिली। सक्सेस देखिए, ये बहुत लोग कहते हैं और मैंने देखा भी है कि सक्सेस आपको इमीडिएट कभी नहीं मिलेगी। परिश्रम करो, सिंसियरली परिश्रम करोगे, आपको सक्सेस किसी ना किसी दिन जरूर मिलेगी, और वो ऐसी मिलेगी कोई आपसे छीन नहीं सकता। लोग आजकल शॉर्टकट अपनाते हैं, लेकिन वो कोई रास्ता नहीं है शॉर्टकट का, चाहे कुछ भी हो जाए। हमने बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे हैं अपनी लाइफ में, और लेकिन अगर आपका फोकस सही है, ये मैं एक वैसे ही हटके आपके उससे बोल रहा हूँ, लेकिन अगर आपका फोकस सही है, आपने लाइफ में क्या करना है, यू कैन 101% अचीव इट नो मैटर व्हाट कम्स। आई हैव सीन दिस, और मेरा भी अब यही मानना है। मैं अपने गोल सेट करता हूँ और मैं उसको करता हूँ। सर जब गर्मी की छुट्टियों की बात करते हैं, आपने भी मेंशन किया गर्मी की छुट्टियां, मतलब ये उस एरा से लेके आज तक ये एसोसिएटेड है, गर्मी की छुट्टियां होती नहीं और घर पे ना कुछ बहुत इंटरेस्टिंग पढ़ने को आता है। मैं आज का टाइम ऑफ कोर्स डिफरेंट है बिकॉज सोशल मीडिया और वो सब चीजें, कि गर्मी की छुट्टियों में ना, मतलब अगर हम बात छोड़ दें, उनकी बात छोड़ दें कि वहां तो पेरेंट्स ला के देते हैं कॉमिक्स, अदरवाइज हम लोगों के से छीन ली जाती थी, एग्जाम्स आ रहे हैं पढ़ लो। बिल्कुल। आपके साथ हुआ है ये दुबक्के फिर भी कोने में बैठ के नहीं मैं पढ़ लूंगा, मैं मैनेज करूंगा पढ़ाई? डांट पड़ी है आपको? हम लोगों को तो पड़ी है सर, मतलब डांट पड़ती थी, बिल्कुल पड़ती थी। और सर भी डांटते थे कि हाँ, मेरी ही कॉमिक्स छोड़ और पढ़ाई कर लो। नहीं, उसके लिए नहीं, वैसे हमें बहुत डांट पड़ी है। कॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में पूछ रहा हूँ सर। कॉमिक्स पढ़ने के चक्कर में नहीं, मेरे को लगता है कि जो ये धारणा थी उस टाइम, अब नहीं है, कि बुक्स पढ़ा करो या स्कूल की बुक्स पढ़ा करो, कॉमिक्स बेकार चीज़ है, बहुत वो नहीं है। यही एक रीज़न था कि अगर आप प्रांजी की पापा की कॉमिक्स अगर देखोगे, उसमें जो हिंदी या इंग्लिश की जो भाषा होती थी बहुत ठीक, एकदम परफेक्ट होती थी और इजी टू अंडरस्टैंड थी, और उसके अंदर कोई भी ऐसी गलती नहीं होती थी। हमारे जर्नलिज्म में ये कहा जाता है कि अगर आप एक बिंदी भी अगर गलत कर दो तो वो 1 करोड़ जगह गलत हो जाएगी। तो उनका यही वो था कि वो इतनी बार रीचेक करते थे, इतनी बार वो उसको इसका बहुत ध्यान रखते थे कि उनकी जो कॉमिक्स हैं, वो उसकी जो लैंग्वेज है, वो जो मेरे रीडर्स हैं जो पढ़ रहे हैं उनको ठीक लगे। और शायद पेरेंट्स को अच्छी लगी, पेरेंट्स ने आगे बच्चों को पढ़ने को दिया, चाहे मार पड़ी होगी, मेरे को आइडिया नहीं। हर एज के इंसान को पढ़ते हुए देखा है मैंने कॉमिक्स, और ये मैं इसलिए नहीं कह रही क्योंकि आप मेरे सामने बैठे। कई बच्चे तो अपनी स्कूल के अंदर अपनी बुक्स के सामने मिनी कॉमिक्स जो आती थी वो रख के पढ़ते थे। हमारी लाइब्रेरी में मुझे याद है कि आती थी कॉमिक्स और वो रखनी बंद कर दी थी बिकॉज बच्चे ढाप के ले जाते थे। अभी वो सुनेंगे तो गुस्सा करेंगे। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज थी सर, बताते हैं प्राण सर, बोलते थे कि उन्हें दुनिया घूमने का बहुत शौक था जब तक सक्सेस हिट नहीं की थी। फिर उसके बाद इतनी सारी कंट्रीज में उनको इन्वाइट किया गया, उनको ऑनर किया गया। तो उससे रिलेटेड कोई इंटरेस्टिंग किस्सा है सर आपके पास, अगर आपको याद हो? कहीं है उसमें। देखिए, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि ह्यूमर इज़ यूनिवर्सल। हमारे पूरे हिंदू से, चाहे आपको वो भाषा आती है या नहीं आती, आप समझ पाती हैं या नहीं, लेकिन आप कहीं भी किसी भी प्रांत में, कहीं बाहर भी अगर आप चले जाएं, तो ह्यूमर का जो कम्युनिकेशन है वो यूनिवर्सल है। आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्या बात है, उस पर आपको हंसी आ जाएगी। टोन क्या है, टोन क्या, गैस कर लेते हैं जी। और एक मेरे को लगता है कि एक कार्टूनिस्ट थे जहाँ पापा स्पेन गए थे और वहाँ पे अपना होटल में थे, और उन्होंने उनको बुलाया, जो आर्टिस्ट थे, कार्टूनिस्ट थे, और वहाँ पे
बात करने लगे आपस में। तो जैसी बात स्टार्ट की तो पापा को स्पेनिश नहीं आती थी, उनको इंग्लिश नहीं आती थी, तो देयर वाज ए कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन, कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं बोला, गैप था, बात समझ नहीं आ रही थी। तो जो वो कार्टूनिस्ट थे उन्होंने कहा वेट उन्होंने अपना गाड़ी पे पापा को लेके अपने घर गए, वहाँ पे कंप्यूटर ऑन किया, कंप्यूटर पे उन्होंने अपना स्पेनिश में टाइप किया, उसको ट्रांसलेट करके इंग्लिश, कंप्यूटर के थ्रू वो आपस में बात कर रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं एक अलग टच था एक कम्युनिकेशन का। कितना ऑफन ट्रैवल करते थे, क्योंकि सर आसान नहीं होता उस टाइम। आप थे, आपकी सिस्टर थी, सर फैमिली का भी ध्यान रख रहे थे, आपकी मम्मी भी वर्किंग थी, शी वाज अ जर्नलिस्ट, सरिता के लिए यूज्ड टू वर्क, आपने बताया था। तो कभी ऐसा हुआ था कि मैम गुस्सा होती हूँ कि सर बिकॉज यूज्ड टू ट्रैवल अ लॉट? नहीं, ऐसा था कि जैसे लाइफ में हमने पापा ने काफ़ी स्ट्रगल किया, तो बचपन से जब से हमने देखा है उनके मन में एक था कि यार मैंने पूरी दुनिया देखनी है। ही वॉज वेरी वेल रेड, पूरे बाहर से बहुत बुक्स आती थी, कॉमिक बुक्स आती थी, वो ही वॉज वेरी वेल रेड पर्सन। तो जो इंसान इतनी पूरी दुनिया के बारे में जानता है तो वो उनके मन में हमेशा जिज्ञासा, यार जब मेरे को मौका मिलेगा मैं पूरी दुनिया देखूंगा। और धीरे धीरे करके उनको लास्ट उनके जो 10 साल थे लाइफ के, लास्ट 10 इयर्स में उनको मौका मिला। फिर उनके बाद वो हर साल 2 बार बाहर जाते थे, एंड ही हैज ट्रेवल्ड वर्ल्ड ट्वाइस इन हिज लास्ट 10 इयर्स ऑफ द, और दिल से मतलब वो। और फिर उन्होंने जो कार्टूनिस्ट एसोसिएशंस हैं उन सबको ज्वाइन किया, ऑस्ट्रेलियन कार्टूनिस्ट एसोसिएशन, कोरियन एसोसिएशन, ऑस्ट्रेलियन, जो आप जैसे जितने वर्ल्ड के टॉप बीटल बेली, मोर्ट वॉकर जो कार्टूनिस्ट हैं उनके साथ ही वाज ऑनर्ड टू सिट ऑन द टेबल जब वो उनकी अमेरिकन एसोसिएशन की कन्वेंशन हुई थी, वहाँ पे लेक्चर्स देते थे बहुत लोगों को। एंड ये एक कॉम जिसको मैं बोलूँगा, जो कार्टूनिस्ट की जो कॉम है वर्ल्ड ओवर, वो आज भी क्लोज नेट है। आज भी मैं उनका लड़का हूँ प्रांजी का, लेकिन आप जब मैं उनसे बात करता हूँ तो वो वैसे ही बात करते हैं जैसे वो प्रांजी से करते हैं। दिस इज एक्चुअली वेरी स्वीट सर। कभी प्राण सर अपने इंस्पिरेशंस के बारे में बात करते थे कि मैं इनको देखता हूँ, सोचता हूँ कि इनसे बहुत मोटिवेटेड फील करता हूँ, आपको कभी बताया हो इस चीज़ के बारे में? मोटिवेटेड तो नहीं, मेरे ख्याल से इंस्पायर होता हूँ उनसे। केवल कार्टून ज़रूरी नहीं है, बट हम यूजुअली किसी ना किसी लाइफ में स्टार्टिंग में मेरे को लगता है दिलीप कुमार बड़े अच्छे लाइकिंग मैं बोल सकता हूँ कि ही वाज वेरी, ही यूज्ड टू लाइक दिलीप कुमार वेरी मच। नया दौर ही मतलब प्रांजी की जो एजुकेशन है वो ग्वालियर में हुई थी, और मेरे को लगता है कि मेरे को अभी पता चला था कि नया दौर जो दिलीप कुमार जी की जो फिल्म थी वो ग्वालियर में ही शूट हुई थी। अच्छा। और जो उनका पापा का जो हेयर स्टाइल है, जो पहनने का तरीका है, वो एंड तक दिलीप कुमार से ही इंस्पायर्ड था। ऐसे और भी कई लोग हैं जिनसे वो बातें करते थे और जिनकी बातें करते थे, और बहुत अच्छा लगता था। बड़े इंटेलेक्चुअल जो चीज़ें हैं। आपको किसी पर्सनालिटी के बारे में स्पेसिफिकली बताया हो, अगर आपको याद हो? मेरे को अभी इमीडिएटली शायद ना याद हो। दिलीप कुमार जी का तो बिल्कुल याद है, जो कि वो इंस्पायर्ड थे, कि उनको बहुत अच्छा लगता था। और उन्होंने एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाई थी पापा ने, और वो आज भी जब मैं उस पोर्ट्रेट को देखता हूँ तो मेरे को एक झलक आती है दिलीप कुमार जी की, कि आप वो शेड्स देख सकते हैं। इंसान इंस्पायर्ड होता है उनसे। कहीं ना कहीं एक शेड आती है। आप एक बहुत सक्सेसफुल कार्टूनिस्ट के बेटे हैं, आपने वो सक्सेस देखी है, तो जाहिर है कि आपके फादर आपके लिए एक इंस्पिरेशनल फिगर रहे हैं जी। उनके अलावा सर मैं जानना चाहूँगी कि आपको किसने, कोई इंस्टेंस हो, कोई ऐसी कुछ घटा हो आपके साथ, कोई किस्सा याद हो, या कोई इंसान हो जिससे हम कह सकते हैं कि निखिल सर बहुत इंस्पायर हुए और वो आज तक आप काम में लाते हैं, जो सीखी आपने चीज़ें जिसने आप पर असर डाला? मैं टाटा से बहुत इंस्पायर्ड हूँ, उनकी पॉलिसीज से बहुत इंस्पायर्ड हूँ। मेरे को लगता है कि काफ़ी हम इंडियंस उनसे इंस्पायर्ड हैं, उनकी पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनकी
वो चाहे जिस भी पार्टी के हों, मेरे को लगता है कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं उनकी अपनी पर्सनैलिटी से काफ़ी इंस्पायर्ड हूँ पर्सनली। उनकी कई क्वालिटीज़ हैं। आपने सर, क्योंकि आप फर्स्ट ड्राफ्ट आपने बताया कि सर आपसे पढ़वाते थे और मैं पहला ही क्रिटिक था, पहला रीडर होता था, कोई कहानी आपने कभी सजेस्ट की, आपको याद हो कि मैं इतने साल का था और मैंने कहा इसको ऐसे नहीं ऐसे कर देते हैं, कुछ नया ही सजेस्ट किया हो आपने? काफी कहानी मेरी कहानी से इंस्पायर्ड थी। नहीं, ऐसा तो नहीं था। मैं आपको 2 किस्से बताता हूँ कि चाचा चौधरी जो आज हम देखते हैं, चाचा चौधरी जब सबसे पहला जो चाचा चौधरी था वो ये चाचा चौधरी नहीं था, ये ट्रांसफॉर्म्ड है। सबसे पहले जो चाचा चौधरी था वो धोती कुर्ता और एक पगड़ी और वो साइकिल चलाते थे। उस टाइम नॉर्मली हम इंडियंस ऐसे ही थे। उसके बाद धीरे धीरे फिर एक स्टोरी आई जिसमें कि चाचा चौधरी और साबू जो हैं वो अमेरिका गए। तो जब वो अमेरिका जाते हैं, चाचा चौधरी अमेरिका में, तो जब वो अमेरिका जाते हैं तो वो अपना सूट बूट और उनका बूट शर्ट और पैंट और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक कैरेक्टर में ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अभी लेटेस्ट जो हम अभी कॉमिक्स बना रहे हैं हमारे इंडिया के अंदर, बुलेट ट्रेन आ रही है, तो उससे इंस्पायर करके हमने एक कॉमिक बनाई, चाचा चौधरी और बुलेट ट्रेन। तो ये हम सोसाइटी से ही लेते हैं चीजें। शुरुआत में भी, मतलब जब मैंने जो शुरुआती मैगजीन्स पढ़ी थी, मैं ये नहीं कह रही मैंने सारी ही पढ़ी, कॉमिक्स की बात करती हूँ, सॉरी, तो उसमें था कि पहले ना पिक पॉकेटिंग, जेब कतरी हो गई, चोरी हो गई, और फिर धीरे धीरे वो मैंने भी इवॉल्व होता देखा कि जब टेररिज्म फोरफ्रंट पर आया, तो वो भी कॉमिक्स का हिस्सा था कि आतंकियों के साथ, आतंकवादियों के साथ डील करते जैसे जैसे ये हम अपडेट करते रहे वो उस चीज को, मतलब वो हमेशा रिलेटेबल रहा सर, थ्रू आउट रहा। बिल्कुल। ये जो हमारी जो कॉमिक्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि चाहे पापा हो या हम जो काम कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी से ही जो लेटेस्ट जो आइडियाज हैं वही लेते हैं। और उस टाइम जैसे आपने सही एकदम ऑब्जर्व किया कि जो पिक पॉकेट्स उस टाइम होते थे, चोरी चकारियाँ होती थी, उस टाइप के ही कॉमिक्स के अंदर वैसे ही जो विलन्स होते थे आते थे। उसके बाद जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल वाइज हो गई चीज़ें, जो मारधाड़ या जो अटैक होते थे वो उस टाइप से चेंज होता गया। तो विद टाइम कॉमिक्स के अंदर भी जो स्टोरीज हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो ह्यूमर है, वो चेंज इवॉल्व होता रहा। जब इसको चाचा चौधरी को टेलीविजन पर लाने का प्लान बना, तो हमने देखा कि रघुवीर यादव ने चाचा चौधरी प्ले किया, पर प्राण सर की पहली चॉइस पंकज कपूर थे जी। तो ये सर इसके बारे में बताइए कि ऐसा क्या हुआ कि पंकज सर फाइनलाइज नहीं हुए और फिर आखिर में आके, अगर आपको पता हो तो। इतना वैसे पंकज कपूर एक अच्छे आर्टिस्ट हैं और उसका बहुत अच्छे से किरदार निभाते, लेकिन मेरे को लगता है कि इसका डिसीजन हमारे से ज़्यादा सहारा जो चैनल था उन्होंने लिया था कि किसको किया, किसको लेना है। लेकिन मैं रघुवीर यादव जी को भी बहुत पूरी दाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे से उसको निभाया एकदम। और वो पहली बार इंडियन इंडस्ट्री के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर एक कार्टून कैरेक्टर को हम टीवी पे लेके आए थे। तो और उसको मेगा से 600 से ज़्यादा एपिसोड्स उसके टेलीकास्ट हुए थे। इट वाज अ हिट। यस। और आज जब आप, मुझे नहीं पता कि आप ट्रेन से या वैसे कितना ट्रैवल करते हैं, पर कभी अभी हाल ही में आपने किसी को देखा चाचा चौधरी, बिल्लू या पिंकी पढ़ते हुए ऑफ लेट? और अगर देखा तो सर कैसा महसूस हुआ था आपको? नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बहुत क्लीशे सा है, बट हम सब सर खुश तो होते हैं। देखिए ये सब बात, ये एक क्लियर सा जवाब ये है कि खुशी मिलती है, अच्छा लगता है, बट अच्छा भी तो बहुत अलग तरीके से फील करता है ना। तो मैं एग्जैक्टली वो जानना चाह रही हूँ आपसे। जी, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब लोग पढ़ते हैं। और आजकल पेरेंट्स अपने नेक्स्ट जनरेशन को कॉमिक्स के लिए कहते हैं कि आप चाचा चौधरी पढ़ो, आप पिंकी पढ़ो, और उनको देते हैं एंड दे लाइक इट। मैं आपको एक छोटा सा इंसिडेंट बताता हूँ। जब पापा थे, फरीदाबाद से एक कपल आए थे स्कूटर पे अपनी बच्ची को लेके।
और उन्होंने कहा कि हमने बड़ी मुश्किल से आपका एड्रेस और वो ढूंढा है और हम अपनी बच्ची को आपसे मिलवाना चाहते हैं। तो आपने कहा ठीक है बैठिए ये वो, और उसके बाद उन्होंने जब रीज़न बताया, उन्होंने कहा कि ये बहुत छोटी सी बच्ची है और आज इसका बर्थडे है, तो एज अ बर्थडे गिफ्ट हम इसको, चूंकि चाचा चौधरी कॉमिक्स पढ़ती है, हम आपसे मिलवाने लाए हैं और ये दैट इज हर बर्थडे गिफ्ट। That is so sweet. जी। अब उनका जैसे सर, ये शायद रिपीटेटिव लगे आपको क्वेश्चन, बट आपने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग करी है जी। पर और कार्टून्स और ड्राइंग से आप कह रहे हैं मैं रूबरू होता रहा था, मैं वास्ता था मेरा क्योंकि पापा बनाते थे। कभी आपको नहीं आया कि आई विल आल्सो फॉलो माय फादर्स स्टेप, मैं भी कार्टूनिस्ट ही बनूंगा? नहीं, मैं हमारी जो फैमिली के अंदर मेरे पापा बड़े अच्छे थे ड्राइंग में और इंग्लिश में। मेरी मदर हिंदी में बहुत अच्छी थी, लिखने में, तो ये सारे क्रिएटिव साइड थे, लिखने में बहुत अच्छे थे। मेरा जो इंटरेस्ट था वो मैथ्स की तरफ था, तो आई वॉज मोर ऑफ अ 1+1 2 स्ट्रेट पर्सन। तो मेरे को कभी ड्राइंग्स अच्छी लगती थी, कॉमिक्स पढ़ना अच्छा लगता था, लेकिन कभी मेरे को ऐसा नहीं लगा कि मैं ये बना सकता हूँ, या मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी शायद एक कार्टूनिस्ट बनने के लिए। और मैं पापा की एक बात बताता हूँ कि एक कार्टूनिस्ट जो बनते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 थिंग्स, वन इज जर्नलिज्म एंड अ गुड आर्टिस्ट। जब इसका कॉम्बिनेशन होता है देन ओनली ही कैन बिकम अ गुड कार्टूनिस्ट। आपको आर्टिस्ट इंडिया में या दुनिया में बहुत मिल जाएंगे, जर्नलिज्म भी बहुत मिल जाएंगे, जर्नलिस्ट भी बहुत होंगे, लेकिन जब इसका कॉम्बिनेशन एक होगा तभी ही कैन बिकम अ गुड कार्टूनिस्ट। अदरवाइज वो हिट नहीं करेगा ना लोगों को, जो आएगा करेगा, इट डिपेंड्स मतलब, लेकिन एक जो इसका जो कॉम्बिनेशन है, इसी से ही आप जितने भी आप देख लें, चाहे वो आर के लक्ष्मण हो, चाहे मारियो मिरांडा हो, आबू इब्राहिम हो, सुधीर तेलंग हो, आबिद सूरती हो, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा ह्यूमर है उनका। तो वो सारे आर जर्नलिस्ट फर्स्ट एंड देन अ गुड कार्टून आर्टिस्ट, उसका ह्यूमर एक आता है। कि आप यही कहना चाह रहे हैं कि वो वेल रेड, काफी अवेयर लोग और साथ और तभी ये जो ब्रीड है, मैं इसको एक ब्रीड बोलूंगा, जो कार्टूनिस्ट की ब्रीड जो है वो पूरे वर्ल्ड में बहुत कम है। आज भी रेयर है सर, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है। आप बहुत ध्यान से अगर आप किसी एक अच्छे कार्टूनिस्ट को देखेंगे, वो जिस ढंग से एक एक्सप्रेशन निकाल के लाते हैं, चाहे वो हमारे पॉलिटिशियंस का हो, चाहे वो कॉमिक्स का हो, लेकिन वो जो एक एक्सप्रेशन है तो आपको दिखेगा कि ही इज इन एंगर, वो एक एग्जैजरेशन होता है उसके अंदर लाइंस का। या अगर खुशी है तो एक मुंह बहुत ज्यादा इतना खुला होगा कि बहुत ज्यादा खुला पता लगे। हाँ, सही बोल रहे हो। तो वो एक अलग एक एक्सप्रेशंस को एग्जैजरेट करके उसको निकाल के लाना, उसके अंदर एक ह्यूमर लाना, हाँ, ज्यादा कन्वे कर सके जी। क्योंकि हम देखते हैं, आप सही बोल रहे हैं सर, कि कार्टून अगर कोई बहुत अगर सैड है तो उसको कंधे झुके हुए होंगे, उसके अंदर एक एक्सप्रेशंस होंगे। हाँ, और जितने भी अलग अलग टाइप के पॉलिटिकल कार्टूनिस्ट हैं या कॉमिक के कार्टूनिस्ट हैं, या आजकल ग्राफिक नॉवेल्स का भी प्रचलन हो गया है, तो ये जितने आर्टिस्ट हैं इनके अंदर एक एक्सप्रेशंस और जो आर्ट है वो बहुत अच्छा है, जो इसको निकाल के लाते हैं। और आपको समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये किसका कार्टून है। हाँ, ट्रेड उनका अलग से, हाँ, आइडेंटिटी हो जाती है उनकी, बिल्कुल एकदम आप पता लगा सकते हैं। सही बोल रहे सर। मैंने भी इंटरव्यू में बहुत कार्टून कर लिया, आपके फ्रेंड्स भी बहुत बोलते होंगे कॉमिक्स के बारे में। कभी एक पॉइंट पर ऐसा लगा था कि कितना बात करोगे यार, इरिटेट हुए कभी आप? नहीं। कैसी, मतलब कार्टून्स के बारे में इन जनरल अगर हम कहें कि जो ड्रॉ करके बनाया, क्योंकि सर इजी नहीं होता है। अगर मैं कॉमिक स्ट्रिप्स की बात करूँ वो तो बहुत ही मुश्किल है, सेम फ्रेम बार बार आप लगाते हैं अनलेस सीन चेंज हो रहा है। बिल्कुल। बट इन जनरल आपका ओपिनियन क्या था कि कार्टून्स क्या होते हैं, मतलब किसी की भी लाइफ में? क्योंकि कलर्स हैं तो सर छोटे बच्चे भी बहुत अट्रैक्ट होते हैं, कहते हैं कि दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आप देखिए, आपकी क्या ओपिनियन थी कि क्या है टून्स? ये तो मेरे पापा ड्रॉ करते हैं और लोग बहुत पसंद करते हैं, पर
कभी ना कभी तो बैठ के आप सोचते होंगे कि ऐसा क्या है इसमें, कभी ये हमारी एक लाइकिंग है मेरे को लगता है। और अब इसको जो हमारी अपना विजन है या सोच है या लेगेसी को जो हम आगे ले जा रहे हैं, जो कई कार्टून है, ये हम सबको अच्छा लगता है, चाहे छोटा बच्चा हो या बड़ा हो, हम सबको एक कार्टून अच्छा लगता है। और मेरे को लगता है कि आज की डेट में बात सिर्फ कॉमिक्स तक नहीं रह गई, हम उसकी मर्चेंडाइज पे आ गए हैं, एनिमेशन फिल्म्स आ गई हैं, सोशल मीडिया पे हम आ गए हैं, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी हमारे 360 डिग्रीज इवॉल्व हो गई है। तो ये जो दुनिया है ये सिर्फ एक कॉमिक्स की दुनिया नहीं रह गई, इसके अंदर बहुत सारे ऑडियो टॉकिंग कॉमिक्स आ गई हैं, आप पॉडकास्ट ले लो उनकी आ गई हैं। तो एक जो ब्रांड है एक एक्सपैंड हो गया बहुत ज़्यादा। और मोबाइल की वजह से, टेक्नोलॉजी की वजह से हम इसको एंजॉय करते हैं या इट इज़ अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो, मेडिकली या किसी कहीं ना कहीं एक सोच है हमारी, कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन का जरिया भी बन गया है। हम अपने करेक्टर्स को सिर्फ कॉमिक्स के तरह सिर्फ हंसाते ही नहीं है, हम और भी कई चीज़ों में उसको यूटिलाइज मॉरल साइंस भी है सर इसमें, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज मॉरल भी है। एग्जैक्टली। तो प्लान है सर इसको जैसे इलेक्ट्रॉनिक मैगजीन कॉमिक्स बनाने का? आ रही हैं, ऑलरेडी आर देयर। तो व्हेन डिड यू स्टार्ट विद द इलेक्ट्रॉनिक थिंग, जब आपने डिसाइड किया कि नहीं अब तो ये मोबाइल पर आसानी से लोग पढ़ सकते हैं, मैंने प्रिंट में जाने की जरूरत नहीं। मैं आई एम नॉट अ गुड कार्टूनिस्ट, लेकिन मैंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग करी। और जब मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा था तो उस टाइम मेरे को लगा कि मैं एक आर्ट जो है, एक जो क्रिएटिविटी है जो मैंने बचपन से देखी है, उसको और कंप्यूटर को, टेक्नोलॉजी का एक अगर मैं फ्यूजन करूं, जो अपने आप में एक बहुत यूनिक चीज़ है और वो मैं देख सकता हूं क्योंकि मेरी एक बहुत यूनिक पोजीशन है उसको देखने की। अगर मैं इसमें सक्सेसफुल हो जाता हूं इस चीज़ को, तो मेरा एक गोल, मेरा फर्स्ट गोल आफ्टर डूइंग इंजीनियरिंग यही था कि मैं जो इस टेक्नोलॉजी को और इस क्रिएटिविटी को मैं एक मर्ज करूं और एक फ्यूजन की तरह, और इसको आगे ले जाऊं, बेहतर बनाऊं। फिर आगे और बहुत मार्केट एक्सप्लोर हुई, हम मोबाइल आया, टेलीविज़न आया, उसके अंदर हम डिजिटल कॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं, टॉकिंग कॉमिक्स यूज़ कर रहे हैं, एनिमेशन में आ गए, आगे हम फिल्म्स में आ रहे हैं। अब जो नई टेक्नोलॉजी है मेटावर्स, वी आर वर्किंग ऑन इट, दैट इज Web3 and you'll get to experience आपके अपने dear characters अलग यूनिवर्स। एक आप आगे अगले 3 साल बाद या 5 साल बाद जब ये और स्टेबल हो जाएंगी चीज़ें, यू कांट इमेजिन कि क्या होने वाला है। टोटली सर, आखिरी सवाल मेरा, उसके बाद मैं वाइंड अप करूँगी कि एक बहुत ही प्यारी, जिससे शुरू किया था उसी पर आकर ख़त्म हुआ, कि एक बहुत ही प्यारी सी लेगेसी आप आगे लेकर जा रहे हैं। और जाहिर है कि अब आपके कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, तो आप अपने फादर को याद भी करते होंगे, तो उनकी सबसे, अब उनकी दी हुई ऐसी कौन सी सीख है जिसके सहारे आप कह सकते हैं कि दैट वन थिंग, वो ना मेरी इस लेगेसी को संभालने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही है, बहुत बड़ा किरदार निभा रही है, क्योंकि मैं पापा की वो बात याद करता हूँ और इंस्पायर होता हूँ और सोचता हूँ कि इसको और बड़ा करना है, बेहतर बनाना। बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि सिंप्लिसिटी एंड सिंसियरिटी इन योर वर्क विल टेक यू माइल्स अहेड। ये दो चीज़ें अगर हम अपने पास रखेंगे, वो हम बहुत दूर तक जाते हैं, और मैंने वही प्रिंसिपल अपनाया। प्लस ट्रस्ट, जो मेरी मीटिंग्स होती हैं अपनी कंपनी में या जो भी हम डिसीजंस लेते हैं, तो व्हाट इज़ चा चौधरी, व्हाट इज़ प्राण, वी वांट ट्रस्ट। पीपल शुड ट्रस्ट अस, नेक्स्ट जनरेशन शुड ट्रस्ट अस, कि प्राण जो कुछ भी अगर लेके आएंगे, कुछ भी काम करेंगे, उसके अंदर कहीं ना कहीं एक ट्रस्ट फैक्टर होगा। ये 3 चीज़ें हैं जिस पे मैं आगे ले जाता हूँ। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया अपना एंड इतना खुलकर इस बारे में बात करी। हम बात कर रहे थे प्राण कुमार शर्मा की, जिन्होंने देसी हालातों, संवादों को
काफ़ी सीमलेसली अपनी कहानियों में इंटीग्रेट किया, इस तरीके से किया कि बच्चा हो चाहे बूढ़ा, हर किसी के जीवन का एक बहुत खूबसूरत हिस्सा वो कहानियाँ बनती चली गई। मैं आज बैठी हूँ और मैं शायद इसी वजह से बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रही हूँ। और उन्होंने हमें दिया एक अनकन्वेंशनल सुपर हीरो, जो एक वृद्ध आदमी है, पगड़ी पहनता है, और उसकी शक्ति है उसकी बुद्धि, क्योंकि उसका दिमाग कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज़ चलता है। ये एक लाइन जो शायद हम सभी के साथ सेटल करती है। और एक ये भी कि जब साबू को गुस्सा आता है तो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी फूटता है। इसी नोट पर उसी अनकन्वेंशनल सुपर हीरो को ट्रिब्यूट था आज का एपिसोड और उसके रचयिता को। उम्मीद करते हैं आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए द लल्लन टॉक। शुक्रिया।